हेलो जी। कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से तो सबका बहुत बढ़िया चल रहा होगा, मजा आ रहा होगा ना। सी इंटर की स्टडी आपको मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। तो चलिए, आज हमारा टैक्सेशन का जो बेसिक कंसेप्ट्स वाला टॉपिक चल रहा था, तो आज हमारा थर्ड डे है। तो आपके साथ फर्स्ट टू लेक्चर्स में काफी डिस्कशन हो चुकी है। तो आज वाले लेक्चर में मेरी कोशिश है कि जो थ्योरेटिकल एरिया हमारा कुछ ऐसा है जिसमें शायद आपको लगेगा कि अभी भी थ्योरेटिकल डिस्कशन चल रही है, तो आज मेरी कोशिश है आपके साथ ज्यादा क्लास लंबी नहीं लूंगा। तो जो बेसिकली जो एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है वो काफी हद तक मैं उसको क्लोज करने की कोशिश करूंगा, ताकि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सारा ऑलमोस्ट वो डिस्कशंस होंगी जिसमें हमने टैक्स रेट्स वगैरह, कौन से पर्सन पर कौन सा टैक्स रेट लगता है, उसके बाद सरचार्ज कब लगना है कब नहीं लगना है, कैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, ये सारी प्रैक्टिकल डिस्कशंस हम ताकि नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर से रिलेटेड करें। तो साथ में फिर उसके कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो एक बार थ्योरेटिकल डिस्कशन जरूरी है समझनी, उसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जैसे मैंने आपके कल वाले लेक्चर में आपको ये बता दिया था कि जैसे जैसे आप अपने मॉड्यूल को साथ साथ गो थ्रू करते रहना, जो जो जैसे जैसे मैं आपको सारा समझा रहा हूं, तो आपका जो पेज नंबर फर्स्ट से लेकर पहले चैप्टर का 1.16 पेज तक ऑलमोस्ट हमने सारा एरिया कवर कर लिया था। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये एरिया हमारा जो ऑलमोस्ट 100% हम कवर कर चुके हैं। तो इसी पेज पर मींस 1.16 पर हमने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि हाँ, जो चीजें इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है तो वो डेफिनेशन हमें वहां से मिल जाती हैं। तो अदरवाइज जर्नल क्लॉजेज एक्ट मैंने आपको बताया था, लॉ में आपके पास पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, तो जहां से हम कुछ चीजों को कैसे वहां पर डिफाइन किया हुआ है यूज कर सकते हैं। एक असेसी की डेफिनेशन आई थी। असेसी की डेफिनेशन हमारा वो था सेक्शन 2 क्लॉज 7। ये भी याद है ना, कब सब सेक्शन होता है कब क्लॉज होती है। अगर तो आगे के आगे जितने एरिया जैसे 7, 8, 9 रिलेटेड है आपस में, वो सब सेक्शन होते हैं, अदरवाइज क्लॉज होती है। ठीक है, अनरिलेटेड है तो क्लॉज होगी। तो असेसी की डेफिनेशन हमने कवर की थी कि असेसी में कौन कौन आता है। इसके अलावा हमारे पास सेक्शन 2 के सब सेक्शन 8 में हमारे पास जो असेसमेंट थी कि असेसमेंट क्या होती है, ठीक है, वो भी आया था। तो आज जो मेन हमने स्टार्ट करना है सेक्शन 2 क्लॉज 31 में, जो पर्सन हम काफी ज्यादा इसको डिस्कस कर चुके हैं ना। आपको याद होगा फर्स्ट टू लेक्चर में ये वर्ड काफी बार आया हमारे पास कि पर्सन, जिसमें 7 कैटेगरीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। तो आज उनको जरा थोड़ा सा इन डेप्थ में समझेंगे कि जो पर्सन में 7 कैटेगरीज आती हैं, तो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो अगर पर्सन की डेफिनेशन को स्टार्ट करें तो सबसे पहले उसमें हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल। अब ये तो पता है ना कि हमने इसको क्यों पढ़ना है, क्योंकि जब भी कोई, मैं फिर से वर्ड देखो, वर्ड आता बार बार आपके मुंह में भी वर्ड आएगा पर्सन। जब भी कोई पर्सन, मान लो उसने अपनी इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करके रिटर्न फाइल करनी है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वो जो भी कैलकुलेशन हो रही है एज ए पर्सन की डेफिनेशन में वो इंडिविजुअल है, HUFA कंपनी है, फर्म है, हमारे पास जो 7 कैटेगरीज हैं, है ना। तो इंडिविजुअल कौन है? तो देखो, इसमें कोई आपको डेफिनेशन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं मिलेगी, जर्नली डिस्कशन मिलेगी मॉड्यूल में भी कि एक नेचुरल पर्सन जिसको हम ह्यूमन बींग, वो हमारे नेचुरल पर्सन, तो वो पर्सन में इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएंगे। जैसे मैं बोलूं कि आप, हम सभी इंडिविजुअल में आएंगे ना, ऐसे नॉर्मल जैसे अगर मैं बात करूं, तो इसमें बोथ मेल फीमेल सारी कैटेगरीज आएंगी। अब अगर थोड़ा सा इसके अलावा बात की जाए, अगर मैं बात करूं जैसे कोई माइनर है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, तो इन केसेस में देखो आपके माइंड में माइनर को लेकर शायद, क्योंकि अभी तो चलो स्टार्टिंग ही हमारे टैक्स की बेसिक्स हम डिस्कस करें, अभी ट्रैक पर आ रहे हैं। याद है ना, कल मैंने बोला था अभी ट्रैक पर आ रहे हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो हमारा सेकंड चैप्टर है, जब वो स्टार्ट होता है तो ऑलमोस्ट हम ट्रैक पर ऑलमोस्ट काफी हद तक पहुंच ही चुके होते हैं। फिर थोड़ा सा हमारा कह लो कि एक स्पीड बैलेंस भी मेंटेन हो जाता है, फिर टैक्स थोड़ा ज्यादा समझ आना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में इतना की चलता है। तो अगर बात की जाए माइनर की, तो नॉर्मली सबसे पहले क्वेश्चन तो आएगा कि
माइनर को कहां से इनकम आएगी? तो अगर मैं बात करूं, मान लो पेरेंट्स ने माइनर के नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से कोई इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है, तो अगर माइनर के नाम पर इन्वेस्टमेंट, तो माइनर के नाम पर इंटरेस्ट आएगा। फिर आपको याद आएगा कि मैंने बताया था कि जब 5 हेड्स की कैलकुलेशन हो जाती है, क्लबिंग वाला स्टेप आ जाता है, तो माइनर की इनकम को तो पेरेंट्स के हैंड्स में क्लब करना है। तो जब हम क्लबिंग पढ़ेंगे ना, तो वहां पर यह भी सीखेंगे कि जरूरी नहीं है कि माइनर की इनकम को क्लब किया जाए। कुछ ऐसे भी केसेस हैं, जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, अगर माइनर की अपनी स्किल्स हैं, मान लो माइनर ने कोई टीवी शो में काम किया है, वहां से उसको इनकम आ रही है, तो उस केस में भी ये क्लब की जाए क्योंकि उसकी पर्सनल स्किल्स होगी, या ना की जाए, तो हम तब सीखेंगे। लेकिन ये होता है कि माइनर की जो इनकम है वो माइनर के हैंड में टैक्सेबल हो, लेकिन वो तो माइनर है, वो खुद अपना इनकम टैक्स का हिसाब किताब रख के कैसे, है ना। देखो, अगर मैं बात करूं, मान लो कोई 6-7 साल का, 8 साल का बच्चा जो कोई टीवी शो कर रहा है, अब उसको इनकम आ रही है, तो वो अपनी रिटर्न, आप सोच सकते हो उसको इनकम टैक्स की क्या नॉलेज होगी। फिर नॉर्मली क्या बोला जाता है कि ऐसे केसेस में जो भी गार्डियन होगा, ठीक है, माइनर केस में, या अनसाउंड माइंड का पर्सन है, वो कैसे फाइल करवाए, तो जो भी गार्डियन है, गार्डियन हो सकता है या मैनेजर हो सकता है, फिर उनकी ड्यूटी होती है कि आप उनके बिहाफ पर उनका जो टैक्स का रिकॉर्ड है वो आगे सबमिट करो। तो अगर इसके अलावा बात की जाए, कोई डिसीज्ड पर्सन है, ठीक है, तो आगे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो वो जो भी आगे पर्सन है, वो है तो सारे इंडिविजुअल ही है ना। तो बस ये एक सिंपल सी डिस्कशन है, इसमें आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डर यहां पर नहीं मिलना। आप मतलब जबरदस्ती इसमें ढूंढने वाली कोई बात नहीं है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको, आप सोचोगे इतना सफिशिएंट है जितना हमने डिस्कस किया है, ठीक है। बाकी आप एक बार प्रॉपरली एक प्रॉपर फ्लो में स्टडी मटेरियल से इसको बाद में पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया इंडिविजुअल। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर एचयूएफ की। अब एचयूएफ की बात की जाए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो ये आपको पता है कि आपने ऑलरेडी पहले इसको +2 लेवल पर, जैसे हम पढ़ते हैं कंपनी क्या होती है, फर्म क्या होती है, एचयूएफ क्या होती है। तो अगर बात की जाए इनकम टैक्स एक्ट की, है ना, इनकम टैक्स एक्ट की बात की जाए, हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, तो वहां पर तो एचयूएफ को नहीं डिफाइन किया हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं, जैसे आपको अगर मॉड्यूल में पढ़ोगे तो वहां पर भी ये चीज मिल जाएगी। एक तो चलो हमें पता ही है कि एचयूएफ को हमने एक सेपरेट एंटिटी ट्रीट करना है, तभी तो इंडिविजुअल का अपना पैन होता है, एचयूएफ का अपना परमानेंट अकाउंट नंबर होगा इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहां पर आ जाता है कि देखो, आपको स्टडी में भी मिल जाएगा कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, हाउएवर डिफाइंड अंडर द हिंदू लॉ, हिंदू लॉ में क्या डिफाइंड है, एज ए फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल्स लीनियरली लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ्स एंड डॉटर्स, ठीक है। ऑल मेल्स, ये कहां पर लिखा हुआ है, एज ए फैमिली, हिंदू लॉ में बताया हुआ है, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल्स लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ्स एंड डॉटर्स, ठीक है। ये लाइन हाईलाइट करके रखना अपने पास। अब यहां पर एक वर्ड आ जाता है को पार्टनर्स, आपने सुना होगा को पार्टनर्स। ये वर्ड आपने काफी बार सुना होगा को पार्टनर्स के। एक तो चलो करता होता है, को पार्टनर्स कौन होते हैं, को पार्टनर वर्ड आपने सुना होगा, है ना। सबसे पहले तो मैं इसी पैरा में आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। सबसे पहले क्या बताया हुआ है कि दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू द हेड ऑफ द फैमिली। कौन, को पार्टनर, रिलेटेड टू ईच अदर एंड द हेड ऑफ द फैमिली। एचयूएफ में कंटेन मेनी मेंबर्स बट मेंबर्स विद इन 4 डिग्रीज, कि एचयूएफ में तो बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं, लेकिन मेंबर्स विद इन 4 डिग्रीज। अब आपके माइंड में आएगा 4 डिग्रीज क्या है, कि मेंबर्स विद इन 4 डिग्रीज इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द फैमिली, इंक्लूडिंग हेड। अब हेड कौन होता है, ये आपको पता है, करता। इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड को पार्टनर्स। अब इसका मतलब को पार्टनर्स कौन है, कि मेंबर्स विद इन 4 डिग्रीज इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द फैमिली। तो मैं आपको यहां पर नोट करवा देता हूं, आप अपनी कॉपी में नोटेड रखना इस चीज को, कि 4 डिग्रीज में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले फर्स्ट डिग्री
ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। इसमें कौन आ जाएगा? होल्डर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सबसे पहले जिसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, होल्डर ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास सेकंड डिग्री। इसमें आ जाएंगे सन्स एंड डॉटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड डिग्री आ जाएगा। यहां पर हमारे पास आ जाएंगे ग्रैंड सन्स। ठीक है, यहां तक नोट हो गया। फिर हमारे पास लास्ट फोर्थ डिग्री आ जाएगा। इसमें हमारे पास आ जाएंगे ग्रेट ग्रैंडसन्स। ठीक है, ये हमारे पास 4 डिग्रीज आ गई। तो मैं कुछ सेकंड वेट करता हूं, आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपका नोट हो गया होगा। को पार्टनर्स हमारे पास आ गए हैं कि मेंबर्स विद इन 4 डिग्रीज इंक्लूडिंग द हेड मींस करता। तो उसमें 4 डिग्रीज क्या है वो मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ए हिंदू को पार्सनरी इंक्लूड्स दोज पर्संस हु अक्वायर एन इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बाय बर्थ। कि को पार्सनर्स वो हैं जिनके पास बर्थ के बाद जॉइंट प्रॉपर्टी में राइट आ जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि अर्लियर ओनली मेल डिसेंडेंट्स वर कंसिडर्ड एज को पार्टनर्स। कि पहले सिर्फ मेल्स को काउंट किया जाता था, लेकिन किस डेट के बाद हमने फीमेल्स को भी काउंट करना स्टार्ट कर दिया है? फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 6 सितंबर 2005, है ना? कि विद इफेक्ट फ्रॉम 6 सितंबर 2005 हमने डॉटर्स को भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अर्लियर ओनली मेल डिसेंडेंट्स वर कंसिडर्ड एज को पार्टनर्स बट विद इफेक्ट फ्रॉम 6 सितंबर 2005 daughters have also been accorded co-partnering status. So it may be noted that only the co-partners have right to partition. तो यहां पर आ गया था includes daughters along with male members। ठीक है, मेल्स लिख देता हूं मैं। तो अब यहां पर आपको यह भी क्लियर है कि को पार्टनर्स मतलब हमने ऊपर पढ़ा था कि सबसे पहले एक ऊपर हमारे पास लाइन आई थी कि विच कंसिस्ट ऑफ ऑल मेल्स लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ्स एंड डॉटर्स। लेकिन यहां पर अगर को पार्टनर्स की बात की जाए तो ये जो पैरा अभी हम कर रहे थे, ये 6 सितंबर 2005 वाली बात को, तो इसके साथ ही ये भी मेंशन्ड है कि इट मे बी नोटेड दैट ओनली द को पार्टनर्स हैव ए राइट टू पार्टीशन। तो इसका मतलब को पार्टनर्स जो पर्संस हैं, पार्टनर्स हैं, उन इनके पास सिर्फ राइट होता है पार्टीशन का। कि मतलब ये इनका राइट क्या है कि प्रॉपर्टी की पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं। हैव ए राइट में यहां पर भी लिख देता हूं, हैव ए राइट टू। किनके पास राइट है पार्टीशन का? को पार्टनर्स के पास। तो अब उनमें डॉटर्स को भी काउंट किया जाता है। पहले सिर्फ मेल मेंबर्स को काउंट किया जाता था, अब उसमें सन एंड डॉटर दोनों आ गए। ठीक है, तो अब इसके अलावा अगर आगे बात की जाए कि डॉटर ऑफ को पार्टनर बाय बर्थ शैल बिकम को पार्टनर इन हर ऑन राइट इन द सेम मैनर एज सन। ठीक है, मतलब सन प्लस डॉटर
दोनों काउंट होंगे, ठीक है। बीइंग ए को पार्टनर शी कैन क्लेम पार्टीशन ऑफ एसेट्स, उसके पास भी राइट है। तो राइट्स ऑफ डॉटर इन को पार्टनरी प्रॉपर्टी आर इक्वल टू दैट ऑफ सन। तो हाउएवर अदर फीमेल मेंबर्स ऑफ फैमिली, मतलब यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल अगर वाइफ की बात की जाए या डॉटर इन लॉ ऑफ ए को पार्टनर, है ना, कि अगर मैं बात करूं वाइफ या डॉटर इन लॉ, इनके पास राइट नहीं होगा, ठीक है, क्लियरली मेंशन्ड है कि आर नॉट एलिजिबल फॉर सच को पार्सनरी राइट। आई थिंक आपको पूरा क्लियर है ना। चलिए अब इससे आगे वाले पैरे में एक सिंपल छोटी सी बात है, फिर हमने स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ पर आ जाना है कि जो एचयूएफ में रिलेशन है डज नॉट अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बट अराइजेस फ्रॉम स्टेटस, कि इसमें कोई पार्टनरशिप की तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होगा, जस्ट इसमें क्या है फ्रॉम स्टेटस, कि फैमिली में आगे जब बर्थ होता है तो आगे जो कह लो कि हमारे को पार्टनर्स हैं उनके पास राइट होता है। तो देयर नीड नॉट बी मोर देन वन मेल मेंबर और वन फीमेल को पार्टनर। जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ना कि आपस में कॉन्ट्रैक्ट करो, एक कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब एक से ज्यादा बंदे होंगे, तो यहां पर देयर नीड नॉट बी मोर देन वन मेल मेंबर या वन फीमेल को पार्टनर। कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 6 सितंबर 2005, मीन सेम डेट से, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट में भी क्लियरली मेंशन्ड है, आल्सो डज नॉट इंडिकेट दैट एचयूएफ एज एन असेसिबल एंटिटी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स और 2 को पार्टनर, के जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें भी कहीं भी नहीं लिखा कि कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है। तो वहां भी नहीं कुछ ऐसा है कि कम से कम 2 होंगे तभी वो एचयूएफ माना जाएगा। तो दोबारा वो लाइन को बोल देता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 आल्सो डज नॉट, इस वर्ड पर फोकस करना, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1961 आल्सो डज नॉट, मेन चीज ये है क्या, इंडिकेट दैट एचयूएफ एज एन असेसिबल एंटिटी मस्ट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 मेल मेंबर्स और 2 को पार्टनर्स, के वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो इसके अलावा अगर आगे थोड़ी सी बात की जाए ये एरिया को वाइंड अप करने की, अगर मैं बात करूं जैन अनडिवाइडेड फैमिलीज और हमारे पास सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज, इनको कैसे असेस किया जाता है? असेस्ड एज एचयूएफ। तो इनको भी लाइक एचयूएफ हमने असेस करना। आई थिंक पूरा क्लियर है। अब आ जाते हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। अब देखो अगर मैं बात करूं हमारे टाइम पर हमें +2 में ये दोनों स्कूल सिलेबस में, आई थिंक उस वक्त पर हमारे अकाउंट्स के सिलेबस में ये डिस्कशन होती थी। तो अब मैं आपका श्योर नहीं हूं कि आपने ये चीज पढ़ी हुई है या नहीं, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं पूरा, हो सकता है आपने पहले पढ़ा भी हो। तो 2 कैटेगरी होती है, दया बागा स्कूल, एक होता है मिताक्षरा स्कूल। ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, एरिया वाइज, जैसे जो दया बागा स्कूल है वो कहां पर एप्लीकेबल है, प्रिवेलेंट इन वेस्ट बंगाल और असम, ठीक है, 2 जगह पर, और ये रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी जगह पर ये एप्लीकेबल। तो ये मैं आपको एक बार ओरली डिस्कस कर देता हूं। अगर दयाबागा स्कूल की बात की जाए, जो हमारे पास पहले नंबर पर मैंने लिखा है दयाबागा स्कूल, है ना, दयाबागा स्कूल की बात की जाए तो बेसिकली इस एरिया में इसके कंपैरेटिवली एज पर मिताक्षरा स्कूल लॉ में क्या फर्क है। दयाबागा स्कूल में ये है चीज देखो कि जब तक फादर
ठीक है, जब तक फादर जिंदा है आगे जो भी को पार्टनर हैं उनके पास वो राइट नहीं आएगा। लेकिन मिताक्षरा स्कूल में जैसे बर्थ होता है आगे जो को पार्टनर है उनके पास पूरा राइट आ जाता है कि वो डिमांड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएगी कि अगर दयाबागा स्कूल की बात की जाए, नो बॉडी अक्वायर्स द राइट शेयर इन द प्रॉपर्टी बाय बर्थ। तो बर्थ पर आपके पास राइट नहीं आएगा एज लॉन्ग एज द हेड ऑफ द फैमिली इज लिविंग। ठीक है, मतलब यहां पर अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो यहां पर हम कह सकते हैं कि नो राइट ऑन बर्थ। ठीक है, दस चिल्ड्रन डू नॉट अक्वायर एनी राइट शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी एज लॉन्ग एज फादर इज लाइव, एंड ओनली ऑन डेथ ऑफ द फादर चिल्ड्रन विल अक्वायर राइट शेयर इन द प्रॉपर्टी। तो कब आएगा, मैं यहां पर आपको लिख देता हूं एक बार शॉर्ट में, अगर आप साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हो। तो हमारे पास जो राइट आएगा विल कम ऑन द डेथ ऑफ फादर। ठीक है, समझ गए आप। तो इसका मतलब फाइनली क्या हुआ कि फादर एंड हिज ब्रदर्स वुड बी को पार्टनर्स ऑफ द एचयूएफ, क्योंकि आगे जो जनरेशन है उसके पास तो राइट तब आएगा जब फादर की डेथ हो जाएगी। तो यहां से एमसीक्यू बन सकता है कि फादर एंड हिज ब्रदर्स, तो को पार्टनर कौन होते हैं, कि वो ब्रदर ब्रदर आपस में सिर्फ को पार्टनर हो। ठीक है, तो अगर इधर मिताक्षरा स्कूल की बात की जाए जो रेस्ट ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम, तो उसमें जो प्रॉपर्टी में राइट आएगा वो बर्थ पर ही आ जाता है। ठीक है, तो वहां पर सक्सेशन मतलब डेथ हो तो आगे ट्रांसफर हो, ये चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दस एवरी चाइल्ड बोर्न इन द फैमिली एक्वायर्स ए राइट शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी। तो यहां पर अल्टीमेटली फिर एवरी चाइल्ड के पास ये राइट आ जाएगा ऑन बर्थ। आई थिंक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने आपका वेरी सिंपल करके देखो सारा एनालिसिस कर दिया है। अब आपकी ड्यूटी है स्टडी में से एक बार अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको फ्लो में पढ़ने में पूरा मजा आएगा कि हर चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, चलें आगे। चलो, अब आपको इंडिविजुअल भी पता लग गया, एचयूएफ भी पता लग गया, अब आ जाते हैं कंपनी में। तो अब कंपनी में अगर हम आ जाएं तो देखो कंपनी में क्या मेंशन्ड है, उसके साथ सेक्शन 2 क्लॉज 17 भी डाला हुआ है कि अगर बात की जाए फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ द एक्ट, कि अगर मैं एक्ट के पर्पस के लिए बात करूं कि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है, जैसे टर्म कंपनी हैज मच वाइडर कॉनोटेशन देन दैट अंडर द कंपनीज एक्ट, कि अगर इनकम टैक्स एक्ट में, जैसे मैं इनकम टैक्स एक्ट में बात करूं, जैसे मान लो कंपनीज एक्ट भी हमारे सिलेबस में है, अगर कंपनीज एक्ट में बात हो रही है कंपनी, अगर इनकम टैक्स एक्ट में बात हो रही है कंपनी, तो कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट में अगर हम कंपनी बोलेंगे ना तो यहां पर कंपनी की डेफिनेशन ज्यादा बड़ी है। समझ रहे हो ना बात को, कि अगर मैं एक तरफ लिखूं इनकम टैक्स एक्ट, एक तरफ लिखूं कंपनीज एक्ट, और इधर बात करूं कंपनी, और इधर भी बात करूं कंपनी, तो क्या लिखा हुआ है, कंपनी हैज मच वाइडर कनोटेशन देन दैट अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए इनकम टैक्स में फिर कंपनी में हमने क्या क्या लेना है। तो अंडर द एक्ट द एक्सप्रेशन कंपनी मींस, तो यहां पर कंपनी का मतलब क्या होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा ये तो चलो बाद की बात है, इन डेप्थ तो चलो कंपनीज एक्ट में आएगा, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में क्या है, सबसे पहले क्या आ रहा है, एनी इंडियन कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 26, सबसे पहले तो आ गया कोई भी इंडियन कंपनी। ठीक है, अब क्या आ रहा है दूसरे नंबर पर,
अगर मैं पहले शॉर्ट में लिख दूं, हम लिखेंगे फॉरेन कंपनी। अब मैं आपको वर्डिंग भी बोल देता हूं कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉज ऑफ ए कंट्री आउटसाइड इंडिया, कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो भी लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल होने हैं वो इंडिया के नहीं हो रहे, क्योंकि इंडिया के हो रहे होते तो पहले नंबर पर कवर हो जाता इंडियन कंपनी। अगर किसी और कंट्री के लॉज एप्लीकेबल है, इसका मतलब वो कहीं और रजिस्टर्ड है, उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन कंपनी। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में अगर मैं कंपनी बोलूं तो वो इंडिया वाली भी हो सकती है और फॉरेन वाली भी हो सकती है। ठीक है, अब बात की जाए तीसरे नंबर पर। अच्छा चलो मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये चीजें ना आपके मेनली एमसीक्यू के लिए अगर कोई क्वेश्चन क्रिएट किया जाए फिर रेलिवेंट होती हैं, लेकिन सीए इंटर लेवल पर अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो हमारे पास मेनली, क्योंकि देखो आपके पास जब टोटल इनकम कैलकुलेट करने वाला चैप्टर आएगा ना मॉड्यूल 3 में जाकर, कि अब आपने 5 हेड्स सीख लिए हैं, क्लबिंग हो गई है, सेट ऑफ हो गया है, डिडक्शंस हो गई हैं, अब टोटल इनकम कैलकुलेट करो। मतलब एक पर्सन की इनकम, जैसे हमारे पास फर्स्ट डे क्लाइंट आया था, याद है ना ऑफिस में, उसकी यहां सैलरी से भी इनकम थी, यहां से भी थी, बिजनेस भी था, कैपिटल गेन भी था, लॉटरी भी लगी थी। अब ये टोटल इनकम कैलकुलेट करो तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी पर्सन आया है वो पर्सन की कैटेगरी में किस में फॉल करता है। तो सीए इंटर में हमारे सिलेबस में सिर्फ इंडिविजुअल को कवर किया जाता है, बाकी ये जितने स्टेटस हैं, कंपनी है, जो एचयूएफ है, जो भी है, ये सीए फाइनल लेवल पे आपके पास आने हैं। तो इसलिए हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट कैलकुलेशंस जो हैं वो एज इंडिविजुअल रहती हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं बात करूं थ्योरी से रिलेटेड कोई चीज पूछ ली जाए, एमसीक्यू में पूछ ली जाए, तो वो फिर ऐसी डेफिनेशन में से हो सकती है। ठीक है, प्रैक्टिकली हमें ये चीजों की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है सी इंटर लेवल पर। तो अभी कंपनी की डेफिनेशन में इंडियन कंपनी भी आ गई, फॉरेन कंपनी भी आ गई। थर्ड नंबर पर क्या आ रहा है, देखो मैं आपको पहले इतना बता देता हूं, थर्ड और फोर्थ में आपको स्टार्टिंग सेम मिलेगी। कैसे, देखो कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी, ठीक है, देखो यहां पर ये लिखा हुआ है ना, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी। ठीक है, अब इसके बारे में क्या बात की हुई है, विच इज असेसेबल और वाज असेस्ड। मतलब अब असेसेबल मतलब उसके ऊपर जो असेसमेंट होती है, इज असेसेबल और वाज असेस्ड। ठीक है, एज ए कंपनी, मतलब उसको असेस एज ए कंपनी ही किया गया, उसको एज ए कंपनी ही ट्रीट किया गया। फॉर एनी असेसमेंट ईयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1922 जो पुराना था, और फॉर एनी असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 1970 अंडर द प्रेजेंट एक्ट। तो उस केसेस में हमने कोई भी इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है या बॉडी है जिसको जिसको असेस कर रहे हैं या असेस किया जा चुका है पहले पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1922, या फॉर एनी असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और बिफोर, ठीक है, 1 अप्रैल 1970, तो अंडर द प्रेजेंट एक्ट, तो उस केसेस में हमने इसको फिर एज ए कंपनी मानकर चलना है। तो अगर लास्ट फोर्थ की बात की जाए, एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी, तो मैंने आपको बताया था ना कि फोर्थ में भी ये तीनों चीजें आपकी सेम आएंगी, लेकिन कंडीशन अलग हो जाती है। कंडीशन क्या है कि वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कि कोई इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन है, बॉडी है, उसको इनकॉर्पोरेट मींस हमने उसको इनकॉर्पोरेशन, आपको पता है ना कि कंपनीज में हम कहते हैं कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना, कंपनी बनाना, रजिस्टर कराना, तो उसकी इनकॉर्पोरेशन की है या नहीं की है, वेदर इंडियन और नॉट इंडियन, नॉन इंडियन। ठीक है, विच, अब मेन चीज ये है, अब मेन चीज क्या है, विच इज डिक्लेयर्ड बाय ए, अब ये तीनों की कैटेगरी में which is declared by a journal और स्पेशल ऑर्डर, कि कोई ऑर्डर निकाला गया, ऑर्डर के थ्रू, जर्नल या स्पेशल, उसको क्या ट्रीट किया गया, ऑर्डर किसका था, सीबीडीटी का। ठीक है, टू बी ए कंपनी फॉर सच असेसमेंट ईयर्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द सीबीडीटी ऑर्डर। मान लो कि सीबीडीटी का ऑर्डर आया, उन्होंने बोल दिया कि
ये इस कैटेगरी की कोई अगर इंस्टीट्यूशन है या एसोसिएशन है या बॉडी है, तो अगर वो चाहे नहीं भी इनकॉर्पोरेटेड है, नहीं भी कंपनी फॉर्म में है, लेकिन हमने उसको इतने टाइम के लिए कंपनी ही मानना है, तो उसको कंपनी माना जाएगा। क्लियर हो गया? 4 कैटेगरीज आपके पास आ गई। अब अगर आगे बात की जाए, क्लासेस ऑफ कंपनीज आपके पास आ जाएंगी। तो ये मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर है ना। अभी मैं दोबारा रिपीट नहीं करता, क्योंकि इन चीजों को प्रैक्टिकल में तो हमने जाके कहीं ज्यादा अप्लाई करना नहीं, अदरवाइज मैं आपको दोबारा रिपीट करके एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन देता। तो मेरे ख्याल से आपको ये इतने से पूरा समझ आ गया होगा। मैं उतना ही रखूंगा जितना आपके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर क्लासेस ऑफ कंपनीज की बात की जाए, क्लासेस ऑफ कंपनीज, क्लासेस ऑफ कंपनीज, तो देखो सबसे पहले इसमें आ जाते हैं हमारे पास डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएगा फॉरेन कंपनी, ठीक है। दो कैटेगरीज आ जाएंगी, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। अब अगर सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी की बात की जाए, अब आप ये समझो डोमेस्टिक कंपनी कब हम बोलेंगे। सबसे पहले तो आ जाता है इट मींस एन इंडियन कंपनी, मतलब या तो अगर कोई इंडियन कंपनी है, अगर कोई इंडियन कंपनी है उसको तो हमने डोमेस्टिक मानना ही मानना है, ठीक है। इट मींस एन इंडियन कंपनी, या फिर इसके अलावा और कौन सी कंपनी है, मतलब या तो फिर फॉरेन कंपनी हो सकती है। तो क्या हम फॉरेन कंपनी को डोमेस्टिक माने या ना माने? अब आप सोचोगे डोमेस्टिक क्यों, आगे जाके जब हम रेट्स पढ़ेंगे ना आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन को क्यों किया, ठीक है। तो और एनी अदर कंपनी, कोई भी और कंपनी, अब कोई और कंपनी है उसके ऊपर कोई कंडीशन लगा दें कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको भी डोमेस्टिक मान लिया जाएगा। इंडियन कंपनी को तो डोमेस्टिक मान ही रहे हैं, कोई और कंपनी है कोई कंडीशन लगा दें। अब वो कंडीशन क्या है? विच इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम लायबल टू इनकम टैक्स, ठीक है। अगर कोई और कंपनी है उसकी जो भी इनकम है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इनकम लायबल टू इनकम टैक्स हैज मेड द प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स। अब इस कंपनी ने प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स किए हैं, अभी आपको पूरा समझ आ जाएगा। प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स किए हैं, ठीक है। किस चीज के लिए अरेंजमेंट्स किए हैं? फॉर द declaration and payment of dividend including preference dividend। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना उनके ऊपर डिविडेंड विद इन इंडिया पेबल आउट ऑफ सच इनकम, विद इन इंडिया पेबल आउट ऑफ, देखो जिस हिसाब से मैं आपको पूरा डिक्टेट करके लिखाकर सारा इनकम टैक्स समझा रहा हूं ना, कभी हो ही नहीं सकता आप पेपर में जाकर, चाहे वो कोई थ्योरेटिकल डिस्कशन हो, आप उसमें उलझ जाओ या फंस जाओ या आपको चीज भूल जाए। इसके साथ चीजें मैं क्यों लिखवा रहा हूं, चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएंगी कि हाँ हमने ऐसा वर्ड लिखा था, प्रैक्टिस हो रही है आपकी, ठीक है। अब जो हमने लिखा, चाहे आप अपने मॉड्यूल के साथ साथ मैच करते जाना कि डोमेस्टिक कंपनी क्या है, या तो मैं बोलूं कोई इंडियन कंपनी, ठीक है, कि इट मींस एन इंडियन कंपनी, और एनी अदर कंपनी, कौन सी? विच इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम लाइबल टू इनकम टैक्स, के इसकी जो भी इनकम है जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगना था
उसने क्या किया, हैज मेड द प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स, उसने जो भी गवर्नमेंट ने कुछ प्रेस्क्राइब किया होगा कि आपको इन चीजों के बारे में अरेंजमेंट्स करके रखने पड़ेंगे। अगर हमने वो अरेंजमेंट्स कर लिए हैं, किस चीज के लिए, कि हमने कोई डिविडेंड डिक्लेयर करना है, पे करना है, ठीक है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स का क्यों ना हो, विद इन इंडिया पेबल आउट ऑफ सच इनकम, तो उस केस में जो भी कंपनी है उसको भी हम डोमेस्टिक कंपनी मानेंगे। ठीक है, अब आगे आ गया इंडियन कंपनी। हमने पहले भी पीछे पढ़ा था कि जब कंपनी की डेफिनेशन को स्टार्ट किया था सबसे पहले, कि ये देखो है ना, हमने ये नोट किया था ना कि एक इंडियन कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, पहले दो केसेस में। तो इंडियन कंपनी वहां पर भी लिखा हुआ था कि सेक्शन हमारे पास 226 में डिफाइन होगी। तो ये हमारे पास वो भी आ गया कि अगर हमने ये कैटेगरी की इंडियन कंपनी को समझना है कि ये कौन होती है, तो क्या मेंशन है, देखो कि 2 कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड सो दैट ए कंपनी कैन बी रिगार्डेड एज एन इंडियन कंपनी। कि हमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि अगर इंडियन कंपनी की बात की जाए तो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब ये 2 कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे पहले क्या आ रहा है, देखो, कंपनी जो है ना, जो भी कंपनी की हम बात कर रहे हैं, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। अभी हमारे पास कौन सा चल रहा है, 2013। तो पहली कंडीशन क्या है, फॉर्म्ड एंड, हमारा पूरा एक सब्जेक्ट है इस चीज के ऊपर, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अगर मैं बात करूं इससे पहले कौन सा होता था, 1956, शायद आपने सुना होगा, पहले 1956 चलता था, अब बाद में हमारे पास अब करंटली 2013 एक्ट है। ठीक है, एंड क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो साथ में एंड है। एक तो आप एज पर जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी कंपनी बनाई है, रजिस्टर्ड हो, एंड रजिस्टर्ड ऑफिस या आपका प्रिंसिपल ऑफिस जो है वो इंडिया में होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन ये है आपके लिए कि जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर आपका मेन जो ऑफिस है, प्रिंसिपल ऑफिस, वो कहां पर होना चाहिए, इन इंडिया। तो अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आपको इंडियन कंपनी बोला जाए। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और कैटेगरीज भी इंक्लूड होती हैं कि एक्सप्रेशन इंडियन कंपनी आल्सो इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोवाइडेड देयर रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस इज इन इंडिया। तो इसके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ जाते हैं, तो 5 कैटेगरीज हैं वहां पर जो हमारे पास, जहां 5 टाइप्स में कह लूं हैं हमारे पास, जिनको हमने इंडिया का मानकर चलना है। तो ये कौन सी हैं, ये मैं लिखूंगा नहीं, ये मैं आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली बोल देता हूं एक बार, कि कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर ए सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। एग्जाम्पल भी दी हुई है, कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जहां स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, तो इनको भी हम इंडिया की मानकर चलेंगे, बस इनका जो रजिस्टर्ड या प्रिंसिपल ऑफिस है वो इंडिया में होना चाहिए। दूसरे नंबर पर कोई इंस्टीट्यूशन है, एसोसिएशन या बॉडी है, विच इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड टू बी ए कंपनी। ठीक है, अगर बोर्ड ने डिक्लेयर किया कि इसको कंपनी माना जाएगा तो फिर हम कंपनी मानेंगे। थर्ड पर कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज विच वाज और इज इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया अदर देन जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरीज मेंशन्ड इन सब क्लॉज 5 बिलो। तो वो भी हमारे पास अभी आ रहा है आगे, तो 3 और 5 को हम कंबाइन करके भी बाद में पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्या है, इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। कि वहां पर जो भी अगर फॉर द टाइम बीइंग कोई लॉ है उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको भी फिर हम कंपनी मानेंगे। तो इन केस ऑफ एनी ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दियो एंड पौंडीचेरी और स्टेट ऑफ गोवा, ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन दैट यूनियन टेरिटरी और स्टेट रिस्पेक्टिवली। मतलब 4 और 5 आपके साथ आ गया। देखो दोबारा मैं 4 और 5 को पढ़ने लगा हूं।
अगर बात की जा रही है जम्मू कश्मीर की, तो ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, कि वहां पर जो भी लॉ है फॉर द टाइम बीइंग, उसके अकॉर्डिंगली एक कंपनी को कैसे रजिस्टर होना है, अगर वैसे हो गई है रजिस्टर तो फिर उसको कंपनी माना जाएगा। तो सेम ऐसे ही फिफ्थ वाले पॉइंट में उन्होंने यूटी के बारे में बताया कि दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दियो, पौंडीचेरी या स्टेट ऑफ गोवा में कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, उनका जो भी वहां का लॉ है उसके अकॉर्डिंगली आपने रजिस्टर कराना है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या था, कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज विच वाज इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया अदर देन जम्मू कश्मीर एंड यूटी, क्योंकि उनके लिए वो नीचे दो अलग से प्रोविजंस बता दी गई। ठीक है, इन 5 कैटेगरीज को भी हम क्या मान के चल रहे हैं, ऊपर क्या लिखा था कि एक्सप्रेशन इंडियन कंपनी आल्सो इंक्लूड्स फॉलोइंग प्रोवाइडेड देयर रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस इज इन इंडिया। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी ठीक है, अब फॉरेन कंपनी में देखो हमारे पास क्या आ जाता है कि विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, कि जिसको भी हम डोमेस्टिक नहीं मानेंगे उसको क्या माना जाएगा, फॉरेन कंपनी। तो अभी हमने ये ऊपर इतना ज्यादा जो डिटेल में सारी डिस्कशन की है, देखो डोमेस्टिक कंपनी के बारे में हमने सारे पढ़ा है ना, कि सबसे पहले आ गया था या तो वो इंडियन कंपनी हो, वो हमने पढ़ लिया कि इंडियन कंपनी का मतलब क्या होता है। ये सारा अभी आपका जो, या तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर लो जी, जहां 5 टाइप्स की, ये क्या चल रहा था, इंडियन कंपनी है ना। तो डोमेस्टिक कंपनी क्या थी, या तो वो इंडियन हो या फिर जिसने ये प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट्स किए हों। अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती हैं तो आप क्या बन जाओगे, फॉरेन कंपनी। तो यही आपको आगे जो चार्ट भी दिया हुआ है वहां पर भी आपको चीज मिल जाएगी कि अगर क्लासेस ऑफ कंपनीज की बात की जाए तो या तो आपके पास एक डोमेस्टिक कंपनी आ जाएगी या फिर आपके पास आ जाएगी फॉरेन। ठीक है, तो डोमेस्टिक में क्या क्या आ जाता है आगे, या तो इंडियन होगी या फिर जो प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, याद है ना प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स कौन से थे, फॉर डिविडेंड। अगर ये किए हुए हैं तो भी आप, मतलब यहां पर कोई भी कंपनी हो जिसने ये अरेंजमेंट्स किए हैं, अदरवाइज फॉरेन कंपनी कौन सी होगी, जो डोमेस्टिक नहीं है। तो यहां पर मैं डोमेस्टिक लिखकर क्रॉस कर देता हूं, जो डोमेस्टिक नहीं है वो क्या होगी, फॉरेन कंपनी। पूरा क्लियर हो गया आपको। चलिए अब देखो हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी आ जाती है, फोर्थ स्टेप पर हमने कर लिया इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फिर हमारे पास आ गया फर्म। तो देखो फर्म के लिए मैं आपको बहुत ज्यादा इनडेप्थ नहीं जाऊंगा, ये सिंपली आपकी डेफिनेशंस हैं। तो फर्म में आपको एक चार्ट भी मिल जाएगा आपके मॉड्यूल में, कि चाहे हम पार्टनरशिप को बोल दें, आपको पता ना कि पार्टनर्स मिलकर फर्म बना लेते हैं, पार्टनरशिप जब होती है तो इसमें पार्टनरशिप भी हो सकती है, या फिर आपको फाउंडेशन लेवल पर भी आप पढ़ते हो, है ना, अगर आप फाउंडेशन रूट के थ्रू हो, कि हमारे पास जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है कि वो भी फर्म में ही काउंट होंगी। तो फर्म की कैटेगरी में हमारे पास एलएलपी भी आ जाएगी, एक नॉर्मल पार्टनरशिप भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा हमें इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है जहां पर। तो ये 4 कैटेगरीज जो हैं जो हमारी, वो ऐसे चलती हैं। तो अब नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जो बैलेंस हमारे पास 3 कैटेगरी और है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट जो 5th स्टेप आ जाएगा आफ्टर फर्म, हमारे पास आ जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ठीक है, उसको शॉर्ट में हम एओपी भी बोल देते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा ना, बीओआई मींस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इनको नॉर्मली हम कई बार इकट्ठा ही लिख देते हैं कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस ऑब्लिक डालकर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फिर ये एक ही पॉइंट बन जाता है।
तो अगर हम इसको दोनों को इकट्ठा ही लिख दें फिर हमारे पास टोटल 7 कैटेगरीज बन जाती हैं। तो अगर मैंने इनको अलग अलग लिख दिया तो पर्सन में 8 बन जाएंगी, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक लोकल अथॉरिटी आएगी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन आएगा। समझ गए ना आप कैसे 7 होंगे, अदरवाइज अभी 8 हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ही एक सिंपल जर्नल सी लैंग्वेज में अगर आपके साथ ये डिस्कस करूं, एसोसिएशन तो आप सभी को पता होगा कि एसोसिएट हो गए, हम मिल गए, मिलकर काम करने लगे, है ना। तो मान लो अगर हमने मिलकर काम करना है, हमारी एसोसिएशन है, अगर मिलकर काम करने लगे हैं तो कौन मिलने लगा है? पर्संस मिलने लगे हैं, ठीक है, पर्संस मिलने लगे हैं। लेकिन अगर दूसरे केस में बात की जाए, यहां पर बॉडी ऑफ क्या है? इंडिविजुअल्स। इसका मतलब अगर मैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात करता हूं तो सिर्फ इंडिविजुअल्स आपस में मिले हैं। वो जैसे हमने ऊपर पढ़ा इंडिविजुअल की कैटेगरी, वहां पर सिर्फ इंडिविजुअल्स हैं। लेकिन जब एसोसिएशन ऑफ पर्संस की बात हो रही है, यहां पर वर्ड आ गया पर्संस, तो अगर पर्संस की बात करें हम, तो पर्सन की कैटेगरी में तो मान लो मैं बोलूं इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो सारी पर्सन की कैटेगरी में तो हैं, है ना। तो इसलिए अगर एक सिंपल सी एग्जांपल ली जाए, सपोज कर लो कोई इंडिविजुअल प्लस कोई फर्म प्लस कोई कंपनी, ये सभी मिलकर काम करने लगे। लेकिन एक मेन बात क्या होती है, अगर वो मिल गए हैं, हम बोलेंगे अगर वो मिल गए हैं, तो मान लो अगर 3 बंदे मिल गए, 1 + 1 + 1, तो ये 3 बंदे मिल गए, और ये तीनों मान लो कोई इंडिविजुअल है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, ये तीनों जब मिल गए, अब इन्होंने मिलके एक पार्टनरशिप नहीं बनाई। एक होता है कि मिलकर इन्होंने एक पार्टनरशिप बना दी, मान लो ये मिल गए लेकिन इन्होंने पार्टनरशिप नहीं बनाई, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं था, पार्टनरशिप इन्होंने नहीं बनाई, तो इनको क्या माना जाएगा इनकम टैक्स में कि ये फिर एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो वहां पर सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं। तो ये एक सबसे पहले हमें जर्नल बेसिक इतनी नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपको एओपी बीवाई जो है वो थोड़ा सा आगे समझ आ जाएगा कि अब क्या बता रहे हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। चलो अब थोड़ी डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं। अगर एओपी की बात की जाए, मींस एसोसिएशन ऑफ पर्संस की बात की जाए, अब मैं अगर हमारे स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली बात करूं, सबसे पहले तो जो मेन चीज है कि एक तो उन्होंने पार्टनरशिप नहीं बनाई, कि हम एसोसिएट तो हो गए हैं, मिल गए हैं, लेकिन हमारी पार्टनरशिप नहीं है, हमने पार्टनरशिप नहीं बनाई। अब दूसरी चीज हमें यह बताई जाती है कि हम ज्वाइन किस पर्पज के लिए हुए हैं? ज्वाइन फॉर ए कॉमन पर्पज, कि हमारा वहां पर कोई कॉमन पर्पज है, या हमारा कोई मिलकर एक्शन हमने लेना है, कॉमन पर्पज या एक्शन है। तो यहां पर यह चीज का होना बहुत जरूरी है, कॉमन पर्पज और एक्शन, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है हमारा, मस्ट बी टू प्रोड्यूस इनकम। यहां पर हमारा ये ऑब्जेक्ट भी साथ में होना चाहिए कि मस्ट बी टू प्रोड्यूस इनकम, ठीक है। तो इतनी चीज पहले क्लियर होगी। अभी अगर मैं वहां पर पढ़ूं, आपको फर्स्ट पैरा में ये चीज मिल जाएगी कि इट इज नॉट इनफ दैट पर्सन रिसीव द इनकम ज्वाइंटली। ये जरूर मतलब इतना कि सफिशिएंट नहीं है कि हमें इनकम ज्वाइंटली आ रही थी तो हम कह लो एसोसिएशन बन गए, ये चीजें साथ में होना जरूरी है। तो वहां पर लिखा भी हुआ है कि को हायर्स, मींस जैसे मैं बोलूं कि जिन इनहेरिटेंस में जो मिला वो आपस में शेयरिंग बेसिस पर है, जहां को लिगेटीज या को डोनीज के किसी ने कुछ डोनेट किया वो आगे जिन बंदों को भी मिल रहा है, ज्वाइनिंग टुगेदर, यहां से मेन चीज समझना, ज्वाइनिंग टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज और एक्शन। अब उन्होंने उस चीज को जो भी मिला है ज्वाइन हो गए हैं, आगे उनका कोई कॉमन पर्पज एक्शन है, तो इसका मतलब इनको क्या माना जाएगा? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो एक एग्जांपल भी है वो आप पढ़ सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई पर्सन, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है कि कोई इंडिविजुअल भी है, आगे कोई एबी कंपनी फर्म भी है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो मिल गए हैं एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, तो उन्होंने पार्टनरशिप नहीं बनाई, तो इसका मतलब हम उनको क्या मानेंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है। अब अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की बात की जाए तो ये कंडीशन हमारी सारी आई कि अगर हमने एओपी बनानी है तो ये चीजें जरूरी है। तो इसका मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में पहला पॉइंट तो ये है कि सिर्फ इंडिविजुअल होंगे, बाकी इन चीजों की शायद रिक्वायरमेंट ना हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या बताया हुआ है कि जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है ना, वो क्या डिनोट करता है कि द स्टेटस ऑफ पर्संस लाइक एग्जीक्यूटर्स और ट्रस्टीज
और वो क्या करते हैं, हु मैरली रिसीव द इनकम ज्वाइंटली और एंड हु मे बी असेसेबल इन द लाइक मैनर, कि उन्होंने मैरली क्या किया, रिसीव द इनकम ज्वाइंटली। तो ऊपर आ रहा था, अब आगे उसको कॉमन पर्पस के साथ लगाओ भी, तो जहां पर सिर्फ इनकम को ज्वाइंटली रिसीव किया गया है, एंड हु मे बी असेसेबल इन लाइक मैनर एंड टू सेम एक्सटेंट एज बेनिफिशियरीज इंडिविजुअली। तो उनको बेनिफिशियरीज लाइक इंडिविजुअली मान लिया जाता है, मींस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मान लिया जाएगा। तो लाइक को एग्जीक्यूटर या को ट्रस्टीज आर असेसेबल एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एज देयर टाइटल एंड इंटरेस्ट आर इंडिविजिबल। तो उनका जो जो भी कह लो टाइटल या इंटरेस्ट है वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए हम उनको फिर एज ए ज्वाइंट ही, आपका कॉमन एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल असेस किया जाएगा जो भी आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इनकम टैक्स शैल नॉट बी पेबल, ये बात क्या होती है, देखो जब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का जो भी कह लो इनकम थी, जो भी उसमें आ रहे थे, अब एज ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ही मान लो मैं बोलूं जो भी 3 4 5 इंडिविजुअल थे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में, उन्होंने एज एक सेपरेट पर्सन, मतलब इनका एक अपना परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, तो इन्होंने एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम टैक्स के साथ डील किया होगा, रिटर्न चली गई, जो टैक्स बनता था दे दिया। अब जो भी जैसे पार्टनरशिप में हम कहते हैं ना कि पार्टनरशिप ने टैक्स दे दिया, पार्टनरशिप एक सेपरेट पर्सन की कैटेगरी है। जब पार्टनरशिप को प्रॉफिट आया तो पार्टनरशिप ने टैक्स पे कर दिया, अब जो प्रॉफिट है वो आगे पार्टनर के हैंड में चला जाता है। तो क्या जब वो प्रॉफिट पार्टनर के हैंड में एज इनकम ऐड किया जाएगा कि पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है, तो क्या वो पार्टनर दोबारा उस पर टैक्स देगा कि मेरे को इनकम आई है? नहीं, ये आप आगे जाकर भी चीजें पढ़ोगे। तो ऐसी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में अगर देखा जाए तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स शैल नॉट बी पेबल बाय एन असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कौन सी इनकम, रिसीप्ट ऑफ शेयर ऑफ इनकम बाय हिम फ्रॉम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जब एक किसी इंडिविजुअल को उसका जो शेयर मिलेगा तो उसके ऊपर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ने टैक्स दे तो दिया है, ठीक है, एंड ऑन विच टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड, तो यहां पर उसको दोबारा टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल भी दी हुई है, कोई म्यूचुअल ट्रेड एसोसिएशन या मेंबर्स क्लब है, तो ऐसे केसेस हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया आ जाता है वहां पर तो देखो आपको थोड़ा सा मिलेगा कि ये हमने ऊपर पढ़ा है कि उनका एक पर्पस होना चाहिए इनकम अर्न करना, तो यहां पर अगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली देखें तो उन्होंने तो यहां तक भी बोला हुआ है कि चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्संस की बात की जाए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, लोकल अथॉरिटी हो, या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, मतलब अभी ये जितनी कैटेगरीज आफ्टर फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको पर्सन ही ट्रीट करना है वेदर और नॉट इट इज फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइविंग इनकम प्रॉफिट और गेन्स, कि उनका ये ऑब्जेक्ट है इनकम अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन उनको पर्सन की कैटेगरी में हमने काउंट करके चलना है, ठीक है। तो इवन इफ सच एंटिटीज हैव बीन फॉर्म्ड फॉर नॉट अर्निंग प्रॉफिट मेकिंग, तो भी हम उनको क्या पर्सन की डेफिनेशन में लेके चलेंगे अगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए, ठीक है। तो डिफरेंस जो है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अब हम चलते हैं लोकल अथॉरिटी में। तो लोकल अथॉरिटी को मैं नंबर दे रहा हूं 7, क्योंकि ऊपर हमने उनको अलग अलग नंबर दे दिए। तो लोकल अथॉरिटी की बात की जाए तो देखो आपको पता होगा जैसे म्यूनिसिपल कमेटी आ गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, पंचायत है, डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया कैसे ना, जैसे विलेजेस में या कैंटोनमेंट बोर्ड है, वहां पर क्या लोकल अथॉरिटी है जो सारा कंट्रोल देखती है, मैनेज करती है, ठीक है। तो हमारे पास जो लोकल अथॉरिटी है वो भी एक सेपरेट लाइक जैसे पर्सन की कैटेगरी में कवर की जाएगी। तो यहां पर आपको ना एक मॉड्यूल में एक इंपॉर्टेंट नोट मिलेगा, मैं बोलूंगा उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। वहां पर क्या बताया हुआ है कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनकी कौन सी इनकम, मतलब वो जो पैसा अर्न करते हैं, कोई मान लो जैसे मान लो मैं बोलूं वाटर सप्लाई है, कोई और चीज की सप्लाई जा रही है म्यूनिसिपल की, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे एरिया में जो पानी की सप्लाई है वो कॉरपोरेशन की तरफ से आती है। नॉर्मली हमें पता होता है ना ऐसे कि हमारी अपनी मोटर लगी हुई है जहां हम बाहर से पानी लेते हैं कॉरपोरेशन से। तो ऐसे ही जब वो वाटर की जो भी सप्लाई जा रही है, क्या उनको जो इनकम आ रही है, देखो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितना खर्चा हुआ वो सिस्टम चलाने को, और उन्होंने जो लोगों से कलेक्शन की, इनकम माइनस एक्सपेंस नेट प्रॉफिट आ जाएगा, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? तो यहां पर हमें ना एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन छोटी सी करके बताई हुई है, क्या दिया हुआ है देखो जी, कि जो लोकल अथॉरिटी है ना इज टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ इट्स इनकम विच अराइजेज फ्रॉम एनी बिजनेस
carried on by it, as that income does not arise from the supply of a commodity or service within its own jurisdictional area. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं कि ये एक मान लो एरिया है, जहां पर मैं बोलूं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इतना एरिया पड़ रहा है, हमारा इतना एरिया है जितना मैंने ये बनाया, ठीक है, ये हमारा एरिया है जो आपको रेड कलर और ब्लू कलर के अंदर अंदर नजर आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि इसके बाहर ये दूसरा एरिया स्टार्ट हो जाता है, मान लो जो कोई और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आ जाती है या जो भी बाहर का एरिया है, यहां से कोई सप्लाई, एक तो होता है अपने एरिया के अंदर अंदर आप सप्लाई दे रही हो सकता है आप दूसरे को भी सप्लाई दे रहे हो, दूसरे को भी कुछ सप्लाई कर रहे हो, तो वो क्या बता रहे हैं, जब आप अपने एरिया से बाहर सप्लाई करते हो, ठीक है, जब अपने एरिया से बाहर सप्लाई करते हो तब जो इनकम आएगी वो टैक्सेबल होगी, लेकिन अपने एरिया के अंदर जो सप्लाई करते हो वो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। वहां पर भी एक्सेप्शन है, लेकिन एक बार दोबारा इस पैरा को देखो जरा कि कहां उनकी इनकम जो आएगी, फ्रॉम एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट इन सो फार एज दैट इनकम डज नॉट अराइज फ्रॉम द सप्लाई ऑफ कॉमोडिटी और सर्विस विद इन इट्स ऑन ज्यूरिस्डिक्शनल एरिया। मतलब अपने एरिया के अंदर बैठे हो फिर वो टैक्सेबिलिटी की बात नहीं हो रही, बाहर जाते हो तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ ही क्या मेंशन्ड है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इवन आउटसाइड द लोकल अथॉरिटी। अगर आप आउटसाइड वाटर या इलेक्ट्रिसिटी ये दो चीजों की सप्लाई करते हो, क्योंकि अदरवाइज देखो लोकल तो आपको कोई इश्यू नहीं है, बाहर जाते हो अपने एरिया से बाहर जाते हो जो सप्लाई करते हो तो वो टैक्सेबल है, लेकिन वाटर या इलेक्ट्रिसिटी बाहर भी जाता है इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो वो एग्जेम्प्ट होंगे। क्लियर है ना? देखो पूरा मैं एक बार फ्लो में भी पढ़ देता हूं कि जो लोकल अथॉरिटी है वो टैक्सेबल कैसे होगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ इट्स इनकम which arises from any business carried on by it in so far as that income does not arise from the supply of commodities or service within its own jurisdictional area। मतलब आपकी जो भी सप्लाई है अपने एरिया को छोड़ दो, बाकी की जो सप्लाई है बाकी बाहर की होगी ना फिर तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये आपकी सप्लाई टैक्सेबल हो जानी चाहिए जो एरिया से बाहर जा रही है, लेकिन बाहर वाले एरिया में भी वाटर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी। However, income arising from supply of water and electricity even outside the local authorities on jurisdictional area is exempt from tax। फुल क्लियर? चलो अब लास्ट आ गया आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्संस। तो यहां पर तो देखो आपको बहुत ही सिंपल वे में दिया हुआ है कि ये वो पर्संस या एंटिटीज हैं विच आर नॉट नेचुरल पर्संस। ये नेचुरल पर्संस नहीं है, बट लॉ की आईज में इनको सेपरेट एंटिटीज माना जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रेजिड्यूअल, ये जो बच गया ये वो कैटेगरी आ जाती है। इसमें कुड कवर ऑल आर्टिफिशियल पर्संस विद ए ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्संस। तो फॉर एग्जांपल क्या है, डाइटीज, बार काउंसिल या यूनिवर्सिटीज, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो सारे आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्संस में आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर जब हमने लास्ट 7th पॉइंट को यहां पर, चलो हमने अभी इसको 8th बना दिया क्योंकि हमने एक पॉइंट बीच में एओपी बीओई को अलग अलग कर दिया था। ठीक है जी, आपको समझ लग गया। अब मैं आपको ना कुछ 2-4 सिंपल सिंपल से पॉइंट नोट करवाता हूं ताकि आप उसको ट्राई करना और फिर आप उसको ट्राई करके देखना कि आपको पता चल। वैसे तो मैंने आपको साथ ही ट्राई करवाई देनी है, मैं आपको कुछ नोट करवा दूंगा, आप 1 मिनट जरा वेट करो। देखो जैसे मैं आपको अभी हमने जब ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो नंबर 1 पर, ये आप सारा कॉपी पर नोट करना। सपोज कर लो मैं बोलूं कि पंजाब की कोई यूनिवर्सिटी है, ये जो हमने कैटेगरीज डिस्कस की हैं वो ये कहां पर आएगी, पहले सारे मैं आपको नोट कराता हूं, बाद में एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट नोट हो गया। उसके बाद सपोज कर लो कोई कंपनी है एपी प्राइवेट लिमिटेड। चलो मैंने तो वैसे यहां पर साथ बोल ही दिया कि कंपनी है, वैसे आपको पता चल ही रहा होगा कि प्राइवेट लिमिटेड लग गया तो कंपनी होगी ये। उसके बाद मान लो मैं बोलूं एचडीएफसी बैंक है,
साथ में हमने लिमिटेड लगा दिया। ठीक है, उसके बाद सपोज कर लो जेड डाइड इन 2019 और इसके आगे लीगल हायर्स हैं। कौन कौन है? एक्स एंड वाई। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए हमारे पास। फिफ्थ में आपको बताता हूं, अब ये जो दोनों लीगल हायर्स हैं, ये दोनों जो हमारे लीगल हायर्स हैं, ठीक है, उनके आगे अब हमारे पास आ रहा है बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी। ये जो तीनों हैं ये एक फर्म चला रहे हैं पार्टनरशिप की। 6th नंबर, एक जॉइंट फैमिली है जिसमें हमारे पास सपोज कर लो एक पर्सन है जिसका नाम कुछ भी रख लेते हैं हम, आर, मिसिज आर और उनका सन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली लिख लेते हैं। चलो लो जी, अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करें। सबसे पहले अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी है, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमारे आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्संस हैं ये तो इसी कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, एपी प्राइवेट लिमिटेड, अब ये प्राइवेट लिमिटेड है तो ये कौन सा केस आ गया कि ये तो कंपनी, दूसरे नंबर पर सॉरी, ये कंपनी है हमारी। ठीक है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड लग गया तो ये भी कंपनी है। तो यहां पर आगे हमारे पास ये जेड डाइट था, उसके लीगल हायर्स हैं एक्स एंड वाई, है ना। तो अगर मैं ये भी चलो बोल दूं कि इन दोनों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है लेकिन पार्टनरशिप नहीं बनाई, तो हैं तो दोनों इंडिविजुअल ही है ना, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, आगे तो क्लियर ही है कि तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म चलाई हुई है तो इनको हम असेस करेंगे एज ए फर्म। ओके हो गया। ज्वाइंट फैमिली है, आप सबको पता चल गया होगा कि ये क्या आ जाएगा, एचयूएफ। और लास्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये कहां आ जाएगा, लोकल अथॉरिटी। आई थिंक पूरा क्लियर है जहां तक। चलो अब हमारे पास बेसिकली हमने हमारा जो एरिया कवर कर लिया है सीरियल ऑर्डर में, मतलब हमने कोई अभी एरिया छोड़ा नहीं है। हमारा एरिया 1.23 पेज तक आपका सारा कवर हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं हमारे पास इस एरिया को कवर करने के बाद जो एरिया स्टार्ट हो जाता है, देखो वो क्या है, हमें एक सेक्शन दिया हुआ है 224 जिसमें इनकम लिखा हुआ है, इनकम के बारे में बात होगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एरिया है आपका जिसमें डेफिनेशन ऑफ इनकम फर्स्ट स्टेप चल रहा है, वो अभी ऐसे डिस्कस करने का कोई बेनिफिट नहीं है। मैं जस्ट बोलूंगा, आप सुनते जाओगे, आप बोलोगे कुछ चीजें समझ लगी कुछ नहीं समझ लगी, क्योंकि अभी हमने टेक्स्ट को पढ़ना है। तो यहां पर आप लिख दो कि जब हमारे हेड्स कवर हो जाएंगे, मींस आफ्टर कवरिंग हेड्स, देन आपको जो इनकम की डेफिनेशन है, काफी एरियाज तो आपके हेड्स के साथ साथ कवर हो जाने, और जो एरिया आपका रह जाएगा हम फाइनली हेड्स कवर करने के बाद एक बार दोबारा आएंगे। मेरे पास से नोटेड है, हमेशा नोटेड रहता है कि आफ्टर हेड्स कवर करने के बाद यहां पर आएंगे। आपने नोट करना है सेफ साइड पे तो कर सकते हो कि बाद में मैं आपको ये कवर करवा के इसको कटवा दूंगा कि देखो मैंने पेंडिंग में नोट करवाया था, अब हमने कवर कर लिया, कुछ हमने हेड्स के साथ साथ कवर कर लिया। ठीक है, समझ गए। तो ये डेफिनेशन ऑफ इनकम हमारी अभी कवर हमने नहीं करनी, ऐसे ये कोई फायदा ही नहीं है इसको पढ़ने का। तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो आपको मिलेगा आपका पेज नंबर 1.26 के ऊपर, जहां पर मैं आपको बता देता हूं, मैं शॉर्ट में कुछ चीजें डिस्कस करूंगा जो आपके पढ़ने वाली होंगी, मैं आपको बताने लगा हूं।
जो पेंडिंग करनी है मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास एरिया स्टार्ट हो जाएगा, कंसेप्ट ऑफ इनकम, कंसेप्ट ऑफ इनकम, ये आपके पास एक एरिया स्टार्ट हो रहा होगा। तो यहां पर आपको एक जर्नल डिस्कशन मिल रही होगी कि जब हमने किसी चीज को इनकम में काउंट करना है तो एक लिखा हुआ है रेगुलर रिसीट या फिर कैजुअल रिसीट। मान लो मैं बोलूं कि कब उसको इनकम मानना है या नहीं, कि एक पर्सन है उसको रेगुलरली मान लो हर महीने या रेगुलरली वो चीज इनकम की फॉर्म में आती रहती है। एक बंदा है जिसको वो चीज मान लो कभी अचानक एक बार आ गई, दोबारा पता नहीं वो आनी है या नहीं आनी है, तो क्या मैं उसको इनकम मानना है तो ऐसी चीज को भी इनकम मानूं जो एक बार आ गई, दोबारा पता नहीं आनी या नहीं आनी है, जो चीज रेगुलरली आ रही है उसी को इनकम माना जाए। तो इसमें एक्सेप्शंस भी आ जाती हैं। देखो मतलब एक्सेप्शन क्या मैं बोलूंगा, एक जनरल सी बात है, जैसे मान लो आपको लॉटरी लगी, जब हम अदर सोर्स चैप्टर जो हमारा एरिया पढ़ेंगे उसमें हमें पता है कि आपको ऐसी कोई इनकम आती है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, जो और भी ऐसी चीजें आएंगी जो रेगुलर नहीं है, लेकिन जब आपको पैसे आए वो आपकी इनकम में काउंट होंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि रेगुलर रिसीट हो, ठीक है। उसके बाद आ गया है कि रेवेन्यू रिसीट क्या होती है या कैपिटल रिसीट क्या होती है। तो हमारे पास तो कैपिटल गेन चैप्टर भी आएगा जिसमें कोई कैपिटल एसेट को बेचकर अगर कोई कैपिटल गेन आता है तो वो टैक्सेबल किया जाएगा। हाँ, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है कि जो मेरा बिजनेस है जिसमें मैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं बोलूं कि मैं कार्स का डीलर हूं, मैं कार्स को, जैसे मान लो एक कार का डीलर है, वो कार्स आती हैं, कार को बेच देता है, ईयर एंड पर कुछ कार जो नहीं बिकी वो पड़ी हुई हैं, उसके लिए कार एक स्टॉक है, ना कि कार उसकी एसेट है। कार एसेट किसकी है? जो कार को अपने पर्पस, कोई पर्सनल पर्पस के लिए खरीद के लेके गया, लेकिन वो कार को सेल परचेज नहीं कर रहा, उसका वो बिजनेस नहीं है, उसके लिए कार स्टॉक नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये डिपेंड करता है कि कोई काम किसी के लिए बिजनेस, अच्छा एक पर्सन है जो लैंड्स में डील करता है, लैंड की सेल परचेज करता है, तो वो तो उसका बिजनेस हो गया, लेकिन हमारे लिए लैंड एसेट होती है, तो इसलिए डिपेंड करता है। लेकिन ये चीजें भी अभी हमारी डिटेल में डिस्कस होंगी धीरे धीरे करके। नेट रसीट या ग्रॉस रसीट, ये तो पूरा एरिया आपका लिख लो कि फुल कवरेज इन पीजीबीपी, कि आपका जो बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर आएगा उसमें पूरी कवरेज हो जाएगी कि ग्रॉस रसीट में से खर्चे भी तो माइनस करने हैं। अगर एक बंदा मान लो बिजनेस चला रहा है तो बिजनेस चलाने के लिए उसने शायद एम्प्लॉयज भी रखे हुए हैं जिनको वो सैलरी देता है, उसका जहां पर वो बिजनेस चलाता है उस एरिया का रेंट भी है जो उसने मान लो किराए पर लिया हुआ है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बहुत सारे बिल, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो बिजनेस चलाने के लिए होते हैं। तो बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे ग्रॉस से नेट इनकम में कैसे जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ गया कि ड्यू बेसिस या रिसीट बेसिस। तो देखो ये एरिया जरूरी है पढ़ना, वो मैं आपको अभी पढ़ के बता देता हूं। बाकी ऊपर वाले जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, रेगुलर रिसीट है या कैजुअल है, रेवेन्यू है या कैपिटल है, या नेट है या ग्रॉस है, वो आपको अभी भी रीड कर लोगे तो अभी भी ओके लगेगा कि हाँ ठीक है। बाकी इन डेप्थ अभी प्रैक्टिकली नॉलेज आपको बहुत सारी हो जानी है, तो ये एरिया मुझे दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं वो ड्यू बेसिस या रिसीप्ट बेसिस वाला करवाने लगा हूं, लेकिन आप पढ़ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ड्यू बेसिस और रिसीप्ट बेसिस की बात की जाए, देखो यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि दोनों वे चलते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे जो हेड्स हैं, जैसे एक पीजीबीपी, एक ये हेड हो गया हमारा, और उसके अलावा हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये जो दो हेड्स हैं हमारे, ठीक है। तो इस केसेस में देखो क्लियरली मेंशन्ड है कि जो भी मेथड आप फॉलो कर लो, मींस असेसी जो भी मेथड फॉलो कर रहा है, तो क्लियरली मेंशन्ड है कि द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द असेसी, कि असेसी कौन सा मेथड रेगुलरली फॉलो कर रहा है। जब आप रिटर्न फाइलिंग तक पहुंचोगे स्टेप तक, तो वहां पर ऑप्शन भी होती है, हमने बताना होता है कि हमने कैश सिस्टम फॉलो किया है या हमने मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो किया है, पता है ना दोनों सिस्टम्स। तो अगर मैं बोलूं रिसीप्ट बेसिस पर मैं इनकम लेता हूं या ड्यू बेसिस पर लेता हूं, तो इन दोनों हेड्स में जो भी मेथड मैं फॉलो कर रहा हूं रेगुलरली, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी इनकम मानी जाएगी, ठीक है। तो अदरवाइज कुछ रिसीट्स वैसे रिसीप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होती हैं, लेकिन ये भी हमें धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम इनकम टैक्स पढ़ते जाएंगे, सैलरी में पढ़ेंगे, तो वहां तक एरिया पता चलेगा कि उसको कैसे देखते हैं, कि ड्यू बेस पर देखना है, रिसीप्ट बेस पर देखना है। हम नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे, रेंट को देखेंगे कैसे देखना है। तो ये चीज ऐसे एक छोटे से पैरे में डिस्कस करने वाली नहीं है, धीरे धीरे करके फुल डिटेल में आ जानी है।
अब थर्ड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। तो ये आपकी चॉइस है, इसको आपने अभी पूरा एक बार रीड करना है तो आप कर सकते हो, मैं अभी इस एरिया में नहीं जाऊंगा। ये भी नहीं बोल सकता हूं कि आप रीड करोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जब एक बार हमारे हेड्स कवर हो जाएंगे तो एक बार इस एरिया में दोबारा एक बार आपको गो थ्रू जरूर करवाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से एक आ रहा है हमारे पास, अगर मैं बोलूं आपके पास जो पेज नंबर चल रहा होगा 1.27, जहां पर आपके पास एक टॉपिक आ रहा है कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, टेस्ट टू बी अप्लाइड, कि टेस्ट अप्लाई करके देखो कि कौन सी रिसीट कैपिटल रिसीट बन रही है या रेवेन्यू रिसीट बन रही है। वही एरिया चल रहा है कि लाइक ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये वही डिस्कशन है कि जो भी ट्रांजैक्शन की गई है, आगे आपको एक एग्जांपल भी दी गई नेक्स्ट पेज पर, वो एज ए मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कार डीलर की, उसके लिए वो स्टॉक है ना, जो भी इनकम अर्न करेगा उसके लिए वो बिजनेस इनकम होगी, लेकिन एक दूसरे पर्सन के लिए वो रेगुलर रिसीट नहीं है उसकी, ठीक है। तो ऐसी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर सिक्योरिटीज, ये चीजें जो हैं वो अभी बाद में डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट, अभी इनके इन डेप्थ में जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, क्या वो बिजनेस बन सकती है या नहीं बन सकती है, लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं, ये कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी क्या होता है, या इसके अलावा गिफ्ट्स हमारे अदर सोर्स हेड में कवर होना है। तो अभी मैं इनको इन डेप्थ ले जाना ही नहीं चाहता आपको, क्योंकि अभी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। आप सोचोगे चलो ठीक है, एक आधा कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन मिलेगा तो वो मैं आपको समझा दूंगा, या नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन अभी इनकी आपको जब टैक्स की नॉलेज होगी तो ये चीजें आपके लिए बहुत सिंपल सी रह जानी है। आई होप आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब इसके बाद में अगर आपको बताऊं, सबसे पहले ये बता दूं कि हमारा क्या पॉइंट रह गया कवर करने वाला, और वो भी हमने कहां जाकर कवर करना है। आपको एक डेफिनेशन मिल रही होगी इंडिया की, आपको एक डेफिनेशन मिल रही होगी इंडिया की, ठीक है। तो अगर मैं एक ये डेफिनेशन को नोट कर लेता हूं, इंडिया की डेफिनेशन को, इंडिया की डेफिनेशन को एक बार नोट कर लो। अब इससे आगे जो भी चल रहा है, देखो हमारा असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम, कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, जो मैंने आपको सारे एरियाज कवर करवाए थे 69D तक। फिर वो कौन सी एक्सेप्शन थी जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम के लिए असेसमेंट ईयर की वेट नहीं की जाएगी, 5 एक्सेप्शन, प्रीवियस ईयर में टैक्स लगा दो, याद है ना। तो वो एरियाज, तो ये सारा कवर करके आपका अल्टीमेटली पेज 1.34 पर ये क्लोज हो जाएगा, जिसके बाद हमारे पास चार्ज ऑफ इनकम टैक्स वाला एरिया स्टार्ट हो जाएगा, जहां से हमारा मेनली आपको मैंने टैक्स रेट सिखाने शुरू करने हैं, और मैंने आपको ये सारा कैसे कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है प्रैक्टिकली ये सारा सिखाना है। तो इसका मतलब आज मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि मैं अपनी तरफ से कोशिश है एक थ्योरेटिकल डिस्कशन करके कंप्लीट कर दूं, तो ये देखो आपके सामने ये चीज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एक इंडिया की डेफिनेशन को छोड़ दूं, मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया की डेफिनेशन को हम थोड़ा प्रैक्टिकली कवर करेंगे, लेकिन कब कवर करना है मैं आपको अभी इसको थोड़ा सा समझाने लगा हूं, रुको, सारा आज नहीं ये डिस्कस होगा। देखो यहां पर आपको क्या मिल रहा है कि द टर्म इंडिया मींस, ठीक है जी, आपका पेज नंबर 1.29 पर डिफाइंड है इंडिया की डेफिनेशन। तो मैं आपको जस्ट अदरवाइज बता रहा था कि हमारे जो पेजेस हैं इस चैप्टर के फर्स्ट से लेकर फर्स्ट 1.34 तक, तो ये मानकर चलना कि हमने जो अभी फॉर द टाइम बिंग, जब ये चैप्टर हमारा बेसिक कंसेप्ट चल रहा है तो रेयर ही होगा हमें दोबारा पीछे किसी टॉपिक में आना पड़ेगा, ऑलमोस्ट जितना रिक्वायर्ड था हमने उसको उतना कवर कर लिया है। तो एक इंडिया की डेफिनेशन की अगर बात की जाए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर जैसे लिखा हुआ है, देखो कि द टर्म इंडिया मींस, सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला बात ये है, इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड, सब सॉइल, अंडरलाइंग सच वाटर्स। दूसरी बात आ गई जिसमें मेनली बात हो रही है टेरिटोरियल वाटर्स की, है ना। देखो मतलब पहले नंबर पर तो उन्होंने बोल दिया है पहली बात पर ये आ गया, दूसरे नंबर पर मेनली क्या आ रहा है, ठीक है, दूसरे नंबर पर ये आ रहा है। अब इसके बाद देखो थर्ड क्या आ रहा है, कंटिनेंटल शेल्फ, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ रहा है, फोर्थ आ रहा है हमारे पास,
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एनी अदर स्पेसिफाइड मैरिटाइम जोन। अब मैं अगर आपको ये बताऊं, चलो ये तो नीचे लिखा भी हुआ है कि स्पेसिफाइड मैरिटाइम जोन मींस द मैरिटाइम जोन एज रेफर टू इन द, फिर से वही टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरिटाइम जोन्स एक्ट 1976। मतलब फिर से अल्टीमेटली इन तीन चीजों के बारे में डिस्कशन हुई है कि टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो इंडिया की पूरी डेफिनेशन है ना, वो मैं आपको कब कवर कराऊंगा डिटेल में, ठीक है। एमसीक्यू में अगर आएगी तो हमें ये पता होना चाहिए थोड़ा सा, जब हमारा जीएसटी का चैप्टर नंबर 3 आएगा। मैं आपको आपके स्टडी मटेरियल को भी अभी दिखा देता हूं। जब हम ना, आप यहां पर लिख लेना अपने मॉड्यूल में जहां पर आप पढ़ रहे हो, जो अपनी कॉपी में लिख लेना कि जब जीएसटी का हमारा चैप्टर 3 आएगा तो उसमें प्रॉपरली हमारे स्टडी मटेरियल में चार्ट भी दिया हुआ है। मैं आपको एक बार वो चार्ट दिखा भी देता हूं। ये देखो, आपको चार्ट नजर आ रहा है। ये चार्ट में देखो क्लियरली बना हुआ है कि यहां पर देखो आपको एक, मैं अभी ये समझाने नहीं लगा, सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हाँ, आपको ये ना हो कि कवर नहीं किया गया। ये हम जीएसटी के चैप्टर नंबर 3 में कवर करेंगे। तो आप चाहे नोट कर लो, आपको बाद में मॉड्यूल ओपन करके देख लेना। देखो सारे वो टर्म्स यूज किए गए हैं पूरा प्रॉपरली एक चार्ट दिखाकर। ये बेस लाइन है, टेरिटोरियल वाटर्स कितने नॉटिकल माइल्स तक होता है, कॉन्टिजियस जोन कितने नॉटिकल माइल्स तक होता है, ये नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने नॉटिकल माइल्स तक होता है, उससे आगे हाई सी स्टार्ट हो जाता है ना। तो पर्पस क्या है मेरा आपके साथ अभी डिस्कस नहीं करने का, क्योंकि देखो मेन चीज क्या है, अभी इस डेफिनेशन की हमें उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर डिस्कस करेंगे, वहां पर जाकर मैं आपको बोल दूंगा जब रिक्वायरमेंट है कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, फिर आपको लगेगा कि हम तो वो भूल चुके हैं। तो इसलिए जब रिक्वायरमेंट होगी तो उसी वक्त उस चीज को फ्रेश फ्रेश करेंगे जब इसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर लिख लेना कि जीएसटी के चैप्टर 3 में जो आपकी चीज कवर होगी, ठीक है। तो आई थिंक आपका आज वाला जो एरिया है वो सारा कवर हो चुका है। तो इसके बाद मैं आपको एक बार मिनी लेक्चर में ये सारा ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। चलो देखिए, आज हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, सबसे पहले हम आए थे पर्सन की डेफिनेशन के ऊपर, है ना, ठीक है। तो यहां पर हमने सबसे पहले इंडिविजुअल को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ह्यूमन बीइंग, नेचुरल पर्सन, मेल फीमेल्स भी आएंगे। अगर माइनर या अनसाउंड माइंड है तो आगे उनका कौन मैनेज करेगा, रिटर्न फाइलिंग का सिस्टम, क्लबिंग होनी है नहीं होनी है, वो क्लबिंग वाले चैप्टर में जाके डिस्कशन होगी। ये इंडिविजुअल में डिस्कस हुआ था। एचयूएफ में थोड़ा इन डेप्थ गए थे हम, है ना, याद है ना, को पार्टनर कौन होते हैं, 4 डिग्रीज कौन सी हैं। उसके बाद जो हमारे 2 स्कूल्स हमने डिस्कस किए थे कि दयाबागा और मिताक्षरा, कौन से एरिया में कौन सा एप्लीकेबल है। एक केस में बर्थ के साथ ही हमें सारा राइट मिल जाता है, अदरवाइज दूसरे में जब तक कह लो कि जो मेन करता कह लो कि अभी जिंदा है तब तक आगे फैमिली का कोई राइट नहीं होता, ठीक है। ये 2 कैटेगरीज हमने दयाबागा स्कूल और मिताक्षरा स्कूल में डिस्कस किया था। इसके बाद मतलब हमने ये सारी डिस्कशन करने के बाद फिर हमारे पास आ गया था कंपनी, जहां पर मुझे लग रहा है मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, क्योंकि कंपनी में मुझे है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाओ। तो कंपनी में जब हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी तो उन्होंने बोला था कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली कंपनी की डेफिनेशन जो थोड़ी ज्यादा वाइड है एज कंपेयर टू कंपनीज एक्ट। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाता है कोई इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, दोनों ही आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा थर्ड में क्या आ गया था, कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी, ठीक है, इज असेसेबल, मतलब उसको असेस किया जाएगा या ऑलरेडी असेस हुई है। कैसे, एज ए कंपनी फॉर एनी असेसमेंट ईयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1922 के ऑलरेडी उस टाइम पर उसको एज ए कंपनी असेस किया जा चुका है। मतलब है कोई इंस्टीट्यूशन है या एसोसिएशन है या बॉडी है, लेकिन उनको जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922 रहा है उसके अंडर उसको हमने एज ए कंपनी ही असेस किया है, तो उसको कंपनी माना जाएगा। या फिर फॉर एनी असेसमेंट ईयर कमिंग ऑन और बिफोर, या तो ऑन मींस देखा जाए असेसमेंट ईयर ऑन 1 अप्रैल 1970 का मतलब क्या होगा, इससे आगे पूरा जैसे हम एक असेसमेंट ईयर काउंट करते हैं, या उससे पहले उसको क्या असेस किया गया है, कंपनी, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उसको फिर कंपनी लेकर चलेंगे। उसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी जिसको बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया जी इसको हमने कंपनी मान है, तो ये 4 केसेस में हमने कंपनी को डिफाइन कर दिया था। तो
तो अब अगर क्लासेस में चले गए तो उसके बाद आ गया था एक डोमेस्टिक होती है, एक फॉरेन होती है। डोमेस्टिक क्या है, या तो इंडियन ले लो, ठीक है, या फिर कोई भी और कंपनी है, कोई भी और हमारी कंपनी है, कौन सी कंपनी है जिसने ये अरेंजमेंट्स किए हों कि जो भी उनकी इनकम आ रही है उसके ऊपर उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करना है, और वो चाहे हमारा प्रेफरेंस शेयर का क्यों ना हो, और उन्होंने वो सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, ठीक है, तो उसको भी हम इंडियन कंपनी मानेंगे। इसके अलावा बाकी जो हमारी कंपनी रह जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, फॉरेन कंपनी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उससे आगे चला जाए कि अब इंडियन कंपनी क्या होता है, फिर हमने उसको डिस्कस किया था कि इंडियन कंपनी कौन सी होती है। दो कंडीशन सेटिस्फाई की जाए, या तो वो हमारा कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, और साथ में दूसरी कंडीशन क्या है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस जो है वो इंडिया में होना जरूरी है। अब इसके अलावा 5 टाइप्स और आए थे कि एक्सप्रेशन इंडियन कंपनी आल्सो इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोवाइडेड देयर रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया। तो इसमें 5 केसेस क्या थे, मैं एक बार ये भी फ्रेश करवा देता हूं आपको। सबसे पहला पॉइंट क्या था, कोई कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर ए सेंट्रल, कोई भी कॉर्पोरेशन है वो एस्टेब्लिश कहां पर हुई है, किसके अंडर, सेंट्रल स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट के अंदर, पहला पॉइंट। दूसरा क्या था, कोई भी इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन या बॉडी है जो बोर्ड ने डिक्लेयर की हुई है एज ए कंपनी, दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड आ गया था, कोई भी कंपनी फॉर्म्ड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज एक्ट विच वाज और इज इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, पर दो को छोड़कर, जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि उनके लिए हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट था। ये 5 केसेस थे। इसके अलावा हमारे पास फॉरेन कंपनी आ गया था कि मतलब फॉरेन कंपनी क्या था, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है उसको फॉरेन कंपनी माना जाएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना। देन हम आगे थे फर्म पर, उसमें कुछ भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डरी नहीं था कि एलएलपी भी कवर होनी है, एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म भी कवर होनी है। एओपी बीओआई मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गए हैं, मैं दोबारा उसको समझाकर फिर आपको बोर नहीं करता कि एओपी क्या था या बीओआई क्या था। लोकल अथॉरिटी तो वैसे ही बहुत ईजी है। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये भी छोटा सा पॉइंट था, जिसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी क्रिएट करके दिखा दी हैं। तो इसके बाद वाला जो एरिया था मैंने आपको बताया कि इनकम की डेफिनेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी छोटे छोटे कंसेप्ट थे। रेगुलर इनकम आ रही है, कैजुअल है, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, ये मैंने आपको बता दिया। वैसे तो जैसे जैसे आपको इनकम टैक्स की नॉलेज होती जानी है, ये एरियाज अपने आप सारे समझ लग जाती है। तो अगर आपने रीड भी करना होगा, जैसे मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दिया कुछ चीजों में, तो कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको एक बार जब हेड्स खत्म होने तो एक बार इनको फटाफट गो थ्रू जरूर करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कह लो कि एक आया था कि डेफिनेशन ऑफ इंडिया, वो मैंने आपको बता दिया कि हमने बेसिकली उसको जब जीएसटी का चैप्टर 3 आएगा वहां पर जाकर कवर करना है। आगे प्रीवियस ईयर असेसमेंट जो आ जाएगा, या आपकी वो अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम जो हम ऑलरेडी कल वाले लेक्चर में कर चुके हैं, जब वो 5 एक्सेप्शन प्रीवियस ईयर की इनकम को उसी साल में टैक्स लगा। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट सेशन में हमारा थोड़ा टैक्सेशन के रेट्स के बारे में सारी डिस्कशन होगी, थोड़े प्रैक्टिकल्स हम उसको बनाकर सॉल्व करेंगे। तो आप इतना रिवाइज करो, कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।